बंगाल के चुनावी मैदान में उतरकर बीजेपी ने मानो बहुत बड़ी गलती कर दी है। एक के बाद एक ऐसे झटके लग रहे हैं जिसका अंदाजा पीएम मोदी और अमित शाह को कभी नहीं होगा। एक तो वो स्टिंग ऑपरेशन जिससे ये खुलासा हो गया कि ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने के लिए बीजेपी ने मुस्लिम वोटों को बांटने के लिए करोड़ों रुपए तक की डील कर डाली। और इसी बीच एक और बड़ा सियासी झटका दिया सुभाष चंद्र बोस के परपोते ने। ये कह सकते हैं कि जो राजनीतिक दवाई बीजेपी दूसरों को चखाती आई है, अब उसी का कड़वा स्वाद खुद उसी को महसूस हो रहा है। जिस तरह बीजेपी अब तक अलग अलग राज्यों में विपक्ष को चौंकाती रही है, अब वही चाल वही दाव ममता बनर्जी ने बीजेपी पर चल दिया है। तो पश्चिम बंगाल का ये चुनाव अब सीधा मुकाबला नहीं रहा, बल्कि पूरी स्क्रिप्ट ही उलट चुकी है। बीजेपी इस चुनावी खेल में बुरी तरह फंसती नजर आ रही है। चलिए आपको पूरा चुनावी माहौल विस्तार से समझाते हैं। पहले बात उस चेहरे की जिसके दम पर बीजेपी बंगाल में अपने पैर जमा रही थी, लेकिन अब उसी ने बीजेपी को औंधे मुंह गिरा दिया है। फिर बात करेंगे उस स्टिंग ऑपरेशन की जिसमें बीजेपी की मुस्लिम वोटर्स को लेकर साजिश का पर्दाफाश हो गया। तो अब जब बंगाल चुनाव अपने निर्णायक मोड़ पर है, ऐसे वक्त में एक बड़ा चेहरा जो पहले ही बीजेपी से दूरी बना चुका था, अब आधिकारिक तौर पर ममता की पार्टी टीएमसी के साथ खड़ा हो गया है। अब ये कोई आम चेहरा नहीं है, ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते चंद्र कुमार बोस। अब सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे फ्रीडम फाइटर जिनसे पूरे देश का तो भाव जुड़ा ही है, लेकिन बंगाल के लोगों के लिए ये नाम खास तौर पर भावना से जुड़ा है। बीजेपी भी लोगों की इसी भावना का फायदा उठाकर सुभाष चंद्र बोस के परपोते चंद्र कुमार बोस के सहारे बंगाल के लोगों के दिलों में जगह बना रही थी। अब बीजेपी को बड़ा झटका लगा जब चंद्र कुमार बोस ने ना सिर्फ बीजेपी छोड़ दी, बल्कि ममता की पार्टी टीएमसी का दामन थाम लिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी में शामिल होना अपनी सबसे बड़ी गलती बता दिया। अब उनका ये बयान बीजेपी की पूरी चुनावी रणनीति फेल कर सकता है। दरअसल आपको ये समझना होगा कि फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस का नाम बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में एक मजबूत प्रतीक बन चुका था। उनके नाम के सहारे बीजेपी चुनाव में बड़ी राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसी शख्सियत के परिवार का सदस्य अगर बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो जाए और बहुत तीखे आरोप भी लगा दे, तो बीजेपी की पूरी तैयारी पर पानी फिरना तय है। दरअसल पिछले कई महीनों से चंद्र कुमार बोस लगातार बीजेपी की आलोचना कर रहे थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर साफ लिख डाला था कि बीजेपी में शामिल होना उनकी ऐतिहासिक भूल रही है। ये वही चंद्र कुमार बोस है जिनकी कभी प्रधानमंत्री मोदी के साथ तस्वीरें सामने आती थी, जो एक समय पर प्रधानमंत्री मोदी के प्रभाव में नजर आते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका रुख बदलता गया और अब वो पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। और अब जब हाल ही में ये खबर आई कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने करीब 90 लाख वोटर्स के नाम हटा दिए हैं, तब भी चंद्र कुमार बोस ने बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत का इशारा देते हुए तीखी बातें कह डाली थी। वो लोगों को आगाह करते हुए बोल पड़े कि आखिर सिविल सोसाइटी को क्या हो गया है, सामाजिक कार्यकर्ता कहाँ हैं, जो समझदार और जागरूक लोग हैं वो चुप क्यों हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि 90 लाख लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया, इसमें कितने असली वोटर्स होंगे, इसका अंदाजा किसे है, क्या इस पर कोई आवाज नहीं उठनी चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए ये तक कह डाला कि खड़े होइए, जागिए और इस पूरी एसआईआर प्रक्रिया को रोकिए। उन्होंने ये तक कह डाला कि बंगाल के क्रांतिकारी लोग इस अपमान को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सबसे चौंकाने वाली बात तो तब सामने आई जब उन्होंने ये बताया कि खुद उनके परिवार को भी इस एसआईआर प्रक्रिया में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब सोचिए कि फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस के परिवार को भी अपने दस्तावेजों और पहचान को साबित करने की नौबत आ पड़ी। चंद्र कुमार बोस ने बताया कि उन्हें खुद सुनवाई के लिए बुलाया गया और कारण बताया गया कि डेटा जोड़ने में समस्या आई।
चंद्र कुमार बोस ने साफ कहा कि उनका विरोध इसीलिए नहीं है कि उन्हें बुलाया गया, बल्कि इसीलिए है क्योंकि पूरी एसआईआर प्रक्रिया अव्यवस्थित और अस्पष्ट है। अब इस मुद्दे पर तब भी खूब हंगामा हुआ था और चुनाव आयोग पर लगातार सवाल भी उठे थे। चंद्र कुमार बोस भी तब से लगातार चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब पहले चरण के नामांकन हो चुके हैं तो ऐसे में टीएमसी ज्वाइन करने से चंद्र कुमार बोस को क्या हासिल होगा? तो जवाब बहुत सीधा है कि हर चीज चुनाव लड़ने के लिए नहीं होती है, कुछ चीजें परसेप्शन यानी धारणा बनाने के लिए होती है और राजनीति में परसेप्शन ही असली खेल करता है। सुभाष चंद्र बोस का नाम आज भी स्कूलों में पढ़ाया जाता है, आज भी उनकी गिनती देश के टॉप फ्रीडम फाइटर्स में होती है और खास बात यह है कि बंगाल के लोग अपने महान व्यक्तित्वों को बेहद गंभीरता से लेते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे सौरभ गांगुली, जिन्हें क्रिकेट छोड़े सालों हो गए लेकिन आज भी वो बंगाल में दादा के नाम से एक बड़ा चेहरा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि सुभाष चंद्र बोस का भावनात्मक प्रभाव कितना गहरा होगा। अब ऐसे में उनके परिवार का एक सदस्य जो कभी बीजेपी में था, पीएम मोदी से खास प्रभावित था, अगर वही व्यक्ति चुनाव से ठीक पहले ममता की पार्टी टीएमसी के साथ आकर बीजेपी को खतरनाक बता दे तो इसका असर सीधे सीधे जनता की सोच पर पड़ता है। यही वजह है कि ये कदम बीजेपी के लिए बेहद नुकसानदायक और टीएमसी के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। टीएमसी तो लगातार पहले से ही इस नैरेटिव को मजबूत करती रही है कि बीजेपी बाहरी है जो बंगाल को नहीं समझती है, बंगाली संस्कृति को नहीं समझती है। उधर एसआईआर को लेकर बंगाल के लोगों में बीजेपी और चुनाव आयोग को लेकर पहले ही गुस्सा है। अब बीजेपी से ही निकला हुआ व्यक्ति जो बंगाल के लोगों में खास प्रभाव भी रखता है, वो ही चुनाव आयोग और बीजेपी की साजिश बताते हुए बड़े आरोप लगाए तो जनता के बीच बड़ा संदेश जाना तय है और ये बात बीजेपी की नींदें उड़ा रही है। अब बीजेपी को लेकर एक और बड़ा पर्दाफाश हुआ जिसने बड़ा बवाल मचा दिया है। ये धमाका हुआ एक स्टिंग ऑपरेशन से। इसके केंद्र में है टीएमसी के सस्पेंडेड विधायक नेता हुमायूं कबीर। वही हुमायूं कबीर जिनका नाम आपने हाल ही में उस विवाद के दौरान सुना होगा जब उन्होंने पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण की बात कही थी। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक ऐसा खुलासा सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। इस स्टिंग ऑपरेशन में हुमायूं कबीर को ये कहते हुए सुना गया है कि जो कुछ भी उन्होंने किया यानी बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर वो उन्होंने बीजेपी के इशारे पर किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि इसके लिए उन्हें बीजेपी से करीब 1000 करोड़ रुपए मिले हैं, जिनमें से लगभग 200 करोड़ रुपए की लेन देन पहले ही हो चुकी है। इस स्टिंग ऑपरेशन में जो सबसे बड़ा दावा किया गया है वो ये है कि बाबरी मस्जिद जैसे संवेदनशील मुद्दे को उठाकर मुस्लिम वोटरों को गुमराह करने की कोशिश की गई ताकि उनके वोट बढ़ जाएं और वो ममता की पार्टी टीएमसी के खाते में ना जाएं। यानी मुस्लिम वोटरों के बंटवारे के लिए बीजेपी ने हुमायूं कबीर से 1000 करोड़ रुपए की डील की है। अब बाबरी मस्जिद का मामला कितना संवेदनशील है इसका अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। जाहिर है बाबरी मस्जिद का नाम सुनकर मुस्लिम वोटर्स हुमायूं कबीर की तरफ जरूर झुकते और ममता के वोट बढ़ जाते, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल जाता। अब ममता की पार्टी टीएमसी ने स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी करके जिसमें हुमायूं कबीर ने कबूल किया कि बीजेपी से उन्होंने ये डील की हुई है। इस स्टिंग ऑपरेशन में हुमायूं कबीर ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का भी नाम लिया है, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का भी नाम लिया है और यहां तक दावा किया कि इस पूरी डील की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय तक को थी। अब ममता की पार्टी के इन दावों और इस स्टिंग ऑपरेशन में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन अब अगर सत्ता में बैठी पार्टी ऐसा स्टिंग ऑपरेशन जारी करे तो मामला गंभीर बन जाता है। अब इसका असर तुरंत देखने को मिला। ओवैसी की पार्टी जिसने पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन किया हुआ था, उसने फौरन इस गठबंधन को तोड़ दिया है। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन को फर्जी करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि ये ममता बनर्जी की साजिश है। हुमायूं कबीर भी खुद इस पूरे मामले को सिरे से खारिज कर रहे हैं।
उनका कहना है कि स्टिंग ऑपरेशन में दिखाई गई वीडियो, तस्वीर और बातचीत सब कुछ फर्जी है, एआई से बनाई हुई है। लेकिन उधर ममता की पार्टी टीएमसी पूरी तरह आक्रामक मोड में है। टीएमसी का कहना है कि ये स्टिंग ऑपरेशन बीजेपी का असली चेहरा सामने लाता है। साथ ही टीएमसी ने ये कह डाला है कि पश्चिम बंगाल का मुस्लिम वोटर इतना भोला नहीं है कि वो गुमराह हो जाए। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए बंगाल चुनाव मुसीबत का पहाड़ बनता जा रहा है, जहां एक के बाद एक बड़े खुलासे और आरोप उसकी नींदें उड़ा रहे हैं। आपको बता दें कि बंगाल में पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल को होने जा रही है और दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होनी है और नतीजे 4 मई को सामने आ जाएंगे।